हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान भर्ती परीक्षा 2015 के हल प्रश्न पत्र को, और यह इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया है जिसमें 51 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वह पॉलिटिकल साइंस है और आपका माध्यम जो है अगर वह हिंदी है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। तो आज हमारा जो 52 क्वेश्चन है, 51 हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि आदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है। आदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है वह हमें बतलाना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर से होगा ऑप्शन 2 होगा, यानी प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं वह निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। कौन? तो आदिष्ट प्रतिनिधित्व। आदिष्ट प्रतिनिधित्व क्या होता है यह पूछा गया है। तो आदिष्ट प्रतिनिधित्व वह हैं जो कि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो है वह सुनिश्चित हो सकता है। इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जो अल्पसंख्यक है उनके प्रतिनिधित्व जो होते हैं वह सुनिश्चित होते हैं। देखिए जो फ्रेंड्स, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है उसको प्रतिपादित किया था अंग्रेजी विचारक थॉमस हेयर ने। उनकी बुक है एक प्रतिनिधि का चुनाव, जिसमें उन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है उसमें इसका वर्णन किया है। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है वह विभिन्न वर्गों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था उसमें क्या होता है कि जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनके संख्या के अनुपात में उसे जो संख्या का अनुपात होता है उनका, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 2, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है। जो दबाव समूह हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है वह हमें बतलाना है। तो देखिए, दबाव समूह का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर क्या करना, तो दबाव डालना। यह है दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य। जो फाइनर हैं उन्होंने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। फाइनर ने दबाव समूह को क्या कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अज्ञात समूह किसने कहा है दबाव समूहों को, तो फाइनर ने कहा है अज्ञात साम्राज्य। देखिए, जो दबाव समूह है उनके जो लक्षण हम बता दें आपको कि देखिए, पहला लक्षण है उनका कि दबाव समूहों का संबंध जो होता है वह विशिष्ट मामलों से होता है और ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और ना ही ये चुनाव में भाग लेते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए ये सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे नीति निर्माण या नीति निर्माताओं को प्रभावित भी करते हैं। तो इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन 4, यानी जो दबाव समूह होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि वह अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह की तकनीकी है। दबाव समूह की तकनीकी है, तो जिसे हमारा आंसर सी होता है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, यानी धमकी देना। दबाव समूह की जो तकनीकी है वह है धमकी देना। देखिए, हित समूह या दबाव समूह जो होते हैं वो अपने हित में सार्वजनिक नीति के निर्माण को प्रभावित करते हैं, तो उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह की तकनीकें क्या क्या है बता दें आपको। देखिए, दबाव समूह की जो तकनीकें हैं उसमें संगोष्ठी है, लॉबी है, प्रचार है, धमकी है और प्रदर्शन है, दबाव डालना है और आंकड़े प्रसारित करना है। ये सब क्या है, तो ये हित समूह के तकनीकी है। मतलब हित समूह द्वारा, दबाव समूह द्वारा इन्हें अपनाया जाता है इस नीति को। तो इसमें हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन 1, यानी धमकी देना। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक का लेखक कौन है। रिपब्लिक किसकी बुक है, तो देखिए रिपब्लिक बुक है प्लेटो की। रिपब्लिक बुक जो है उसमें उसका लेखक प्लेटो हैं और प्लेटो ने इसमें आदर्श राज्य, दार्शनिक शासन, शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद संबंधी विचार इसमें अपने दिए हैं। देखिए, रिपब्लिक को रूसो ने शिक्षा पे लिखी बेहतरीन पुस्तक कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पत्नियों एवं संपत्ति की साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लेटो। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। देखिए, रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना हेतु शिक्षा और साम्यवाद को आधार स्तंभ माना है। साम्यवाद के अंतर्गत ऐसे वातावरण का वो निर्माण करना है चाहते हैं जिसमें क्या होता है कि उसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सकता है। इसके लिए संपत्ति का वर्जन किया गया, साथ ही में परिवार या स्त्रियों का वर्जन भी किया गया है, जिसे क्रमशः हम क्या कहते हैं, तो जिसे क्रमशः हम या प्लेटो ने कहा है संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। प्लेटो ने दिया था पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत को अपनी बुक रिपब्लिक में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो बुक है वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वह किसकी पुस्तक है? तो देखिए, अर्थशास्त्र सबको पता होगा कि वह कौटिल्य की बुक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक है। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण भी पूछे जाते हैं, अधिकरण भी पूछे जाते हैं परीक्षा में कि जो अर्थशास्त्र है वह कितने अधिकरणों में बटा है। तो देखिए 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। 180 क्या है? प्रकरण है। 150 अध्याय हैं, 150 इसमें अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। 6000 क्या हैं? श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं। देखिए, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है उसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक की यह बुक है। यह राजनीति, अर्थ, दंड, शासन व्यवस्था और विदेश संबंधी विशेषताओं के विषय में यह एक ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी होता है हमारा 3, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? जो राज्य है उसकी सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो हमारा इसमें आंसर सी होगा, ऑप्शन 2 यानी मैकियावली ने। मैकियावली ने अपनी बुक द प्रिंस में सर्वोच्च निरंकुश राज्य सत्ता का समर्थन किया है। तो सर्वोच्चता का समर्थन, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है मैकियावली ने अपनी द प्रिंस पुस्तक में, बुक में। अगला क्वेश्चन है कि राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। राजा जो है वह शेर की तरह साहसी हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो, यह कथन था मैकियावली का। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। जो मैकियावली है उन्होंने कहा था जो राजा होगा वह कैसा होगा, तो वह शेर की तरह साहसी भी होगा और लोमड़ी की तरह चालाक भी होगा, यानी शेर और लोमड़ी दोनों के गुण राजा में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है, मैकियावली का ही यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह कथन है। तो यह कथन था रूसो का। रूसो ने कहा था कि जो व्यक्ति है वह पैदा तो स्वतंत्र होता है, जन्म तो स्वतंत्र होता है, लेकिन वह हर जगह जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ऑप्शन 4। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के निरूपण किसने किया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन 2 यानी कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं क्या है? इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है, ऑप्शन फर्स्ट यानी TH ग्रीन का। नेक्स्ट है कि हॉब्स लॉक और रूसो एक मत है। हॉब्स लॉक और रूसो एक मत है कि राज्य जो है वह एक समझौते का परिणाम है। राज्य जो है वह समझौते का परिणाम है। इस विषय में हॉब्स लॉक और रूसो तीनों एक मत हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो देखिए जो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन 2 यानी 167 167 जो अनुच्छेद है उसमें मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों के उल्लेख का वर्णन किया गया है। देखिए जो मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है वह अनुच्छेद 167 में मिलता है।
और इसमें राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में दायित्व को बतलाया गया है। इसकी जानकारी राज्यपाल को देने के संबंध में राज्यपाल के दायित्व के रूप में बतलाया गया है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना होता है। और राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं वह राज्यपाल मांगे और वह दे। और इसके बाद में किस विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनके विचार समक्ष जो विचार है वह रखे जा सकते हैं। इसके तहत देखिए अनुच्छेद 162 जो है, अनुच्छेद 162 यह क्या कहता है? तो यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 के तहत दिया गया है। 168 के तहत दिया गया है राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य के विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के तहत। और जो अनुच्छेद 169 है इसके तहत दिया गया है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन। 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों का सृजन बतलाया गया है। चलिए तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन 2 यानी 167 जो है वह मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के उल्लेख का वर्णन करता है, आर्टिकल 167। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग की थी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो थे वह एक उदारवादी नेता थे और उन्होंने अंग्रेजों से उपनिवेशिक स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी जो थे वह एक उदारवादी नेता थे और उन्होंने अंग्रेजों से क्या मांग की? तो उपनिवेशिक स्वराज की मांग की। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 का जो कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने स्वराज की मांग रखी। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रास बिहारी बोस पूर्णतः स्वतंत्रता चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाने से नहीं चूकने की बात भी कही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही था दादा भाई नौरोजी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है वह किस वर्ष आरंभ किया गया? तो जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 यानी 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो जो हमारा आंसर सही होगा इसमें होगा ऑप्शन 4 यानी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण आज़ादी एवं प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग उठाई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जो हैं वह जाने जाते हैं। तो देखिए जो राम मनोहर लोहिया है वह जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। समाजवादी अवधारणा के लिए जाने जाते हैं जो राम मनोहर लोहिया जी हैं। देखिए राम मनोहर लोहिया जी का जो जन्म है वह 1910 के में हुआ था और इनका जो जीवन कार्यकाल है वह 1910 से 1967 तक था। राम मनोहर लोहिया जी जो थे वह एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता और भेदभाव की समाप्त करने के लिए समाजवाद की स्थापना की बात कही थी और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद की स्थापना की बात कही जिसे नवीन समाजवाद नाम दिया गया, जिसके मूल आधार 4 थे। जो उन्होंने नवीन समाजवाद नाम दिया था उसके जो मूल आधार थे वह 4 थे। पहला था समानता, सेकेंड लोकतंत्र, तीसरा अहिंसा और चौथा जो था वह विकेंद्रीकरण था। तो राम मनोहर लोहिया जी जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो जो इसमें हमारा आंसर सही होगा वह ऑप्शन 2 यानी जाति की राजनीति।
जाति की राजनीति जो है वह भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, जो जाति की राजनीति है वह भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानी जाती है। और जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन, मंत्री पद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की नियुक्ति जातिगत दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर की जाती है। जाति का जो है वह राजनीतिकरण हो गया है। तो ऑप्शन 2 हमारा इसमें सही होता है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है इनमें से कौन से हैं उन्हें हमें बतलाना है। तो जो हमारा आंसर जिससे सही होगा इसमें देखिए 4th का, यानी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वह है ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी हो, ऑप्शन 4। देखिए, देश में जो है 6 राष्ट्रीय दल हैं। जो अगर दल की बात करें राजनीतिक दल की, तो जो राष्ट्रीय है वह 6 हैं। 6 जो है वह राष्ट्रीय दल है। देखिए, पहला है उसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। देखिए 6 राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल के आप नाम ध्यान से सुन लीजिए। 6 जो हैं वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें है बीजेपी, सेकंड कांग्रेस, थर्ड बीएसपी, 4th है सीपीआई, 5th है सीपीआईएम और 6ठे नंबर का है एनसीपी। और जो देखिए ये ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी जो है वह एक तमिलनाडु की क्षेत्रीय दलीय पार्टी है। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य जो है वह लुप्त हो जाएगा। राज्य क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने राज्य को पूंजीपति वर्ग का एक यंत्र माना है। जो शोषण होता है उसके एक उपकरण के रूप में उन्होंने राज्य को माना है। मार्क्स जो है वह सर्वहारा क्रांति द्वारा राज्य के अंत की बात करते हैं और जिसमें उन्होंने अंततः कहा कि राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा और राज्य जो है एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स हमारा सही होगा, ऑप्शन 2। देखिए 73 क्वेश्चन नंबर है जो हमारा कि किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हमारा आंसर सही होता है उसमें बेंथम। बेंथम ने माना है कि जो मानव है वह दुख से बचना चाहता है और सुख प्राप्त करना चाहता है। बेंथम एक उपयोगितावादी प्रवर्तक हैं और उन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की है। ऑप्शन 3 बेंथम। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, अरस्तु को जाना जाता है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से। 75 क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। देखिए क्वेश्चन है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। यह कथन था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां पड़ा है। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि जे.एस. मिल ने किसका निष्ठावान समर्थक? जे.एस. मिल थे वह किसके समर्थक थे यह पूछा गया है। तो देखिए जो जे.एस. मिल थे वह समर्थक थे स्वतंत्रता के। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है कि जो जे.एस. मिल थे वह निष्ठावान रूप से समर्थन करते थे स्वतंत्रता का। जे.एस. मिल की जो बुक है ऑन लिबर्टी जो है यह जे.एस. मिल की बुक है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1859। ऑन लिबर्टी जो इनकी बुक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1859। उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं और ये दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहली स्वतंत्रता इन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सेकंड स्वतंत्रता के रूप में इन्होंने बतलाया है कार्य करने की स्वतंत्रता को। इसी कारण से मिल स्वतंत्रता के पुजारी या निष्ठावान समर्थक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन सही होता है 2, यानी जे.एस. मिल निष्ठावान समर्थक है स्वतंत्रता के। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किस पे जाता है? तो हमारा सही होगा ऑप्शन 1, यानी अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता हमें बतलानी है। इनमें से जो थर्ड है हमारा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है वह व्यवहारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो वास्तव में एक क्रांति है, इसका श्रेय जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4, डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक माने जाते हैं डेविड ईस्टन, और इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता तो होगा 4th हमारा सही, कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्या है? तो क्रांति है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषता है कि वह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्या है? तो क्रांति है। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा फर्स्ट, यानी इनपुट और आउटपुट कार्यों का विश्लेषणात्मक पद्धति। आगत और निर्गत सिद्धांत की विश्लेषणात्मक पद्धति हैं जो संरचनात्मक और कार्यात्मक उपागम का आधार है। और देखिए जो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं आमंड। तो हमारा फर्स्ट सही होता है कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है आगत यानी इनपुट एवं निर्गत यानी आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें निम्न में से सही कथन को बतलाना है। देखिए तो जो निम्न इसमें से जो सही कथन है वह है ऑप्शन 3, यानी राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाता है कि जो राजनीतिक विकास है वह कुलीन तंत्र के निर्माता के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही कथन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। तो निम्न में से सही कथन जो है वह हमें बतलाना है। तो देखिए जो ऑप्शन 3 है कि राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजनीतिक संस्कृति समान संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो यह कथन सही है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है कि जो राजनीतिक संस्कृति है वह समान संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? तो यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, यानी सत्ता की राजनीति पर आधारित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह सत्ता यानी शक्ति के लिए संघर्ष है, और राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए शक्ति अर्जन का प्रसार और प्रदर्शन करते रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अध्ययन का मुख्यतः उसकी अध्ययन जो आधारित है वह आधारित है सत्ता की राजनीति पर। अगला क्वेश्चन है कि अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं। अन्य सभी जो अधिकार हैं वह मूलतः निकले हैं तो प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। अन्य सभी अधिकार जो हैं वह प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी जॉन लॉक ने। देखिए हमें सुमेलित करना है। ये बुक के नाम दिए गए हैं और इसके ऑथर दिए गए हैं, तो इससे हमें उसे सुमेलित करना है। तो पहला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है वह नेल्सन मंडेला की बुक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। फिर से इसे देखिए मिलान करते हैं। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है यह बुक है नेल्सन मंडेला की। फ्रीडम फ्रॉम फियर जो बुक है वह बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर बुक है आंग सान सू की। ऑन लिबर्टी है J.S. मिल की। और टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो है वह है ईसाई बर्लिन की। तो देखिए 4 1 2 3 हमारा आंसर सही होता है। तो कूट देखते हैं, तो कूट में जो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 4 1 2 3, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू, ऑन लिबर्टी J.S. मिल और टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ईसाइयन बर्लिन की बुक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य के रूप में सम्मिलित कौन हुए थे? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन 2, यानी जगजीवन राम।
जो जगजीवन राम है वह संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। जगजीवन राम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। जो भारत की प्रस्तावना है उसमें जो दिया गया है कि हम भारत के लोग, इसकी सही व्याख्या क्या है हमें यह बतलाना है। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसको मतलब इसमें चारों में सही व्याख्या जो है वही बतलाना है हमें। तो देखिए जो हमारा इसमें सही होता है हम भारत के निवास करते हैं, तो नहीं ये बात नहीं की गई इसमें। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है। तो देखिए बी, सी और डी तीनों हमारे सही हैं कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है हम भारत के लोग, तो इसकी जो सही व्याख्या करते हैं बी, सी, डी, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और जो संविधान है उसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पद की अवधि के पद ग्रहण की तिथि से, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि जो होती है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या दी गई है। तो किस अनुच्छेद में यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो अनुच्छेद 56 और 57 है, अनुच्छेद 56 और 57 यानी ऑप्शन 1 अनुच्छेद जो 56 है उसके तहत राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन यह पदावधि 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहली मृत्यु, दूसरी उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र और तीसरी है कि महाभियोग द्वारा। तो यह पद 56 के तहत राष्ट्रपति की अवधि जो है 5 वर्ष की हो सकती है और 3 कारणों से समाप्त की जा सकती है। 3 कारण कौन कौन बताया हमने ने, पहली मृत्यु, दूसरे उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जो वह त्यागपत्र देते हैं, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं इसके द्वारा, और महाभियोग के द्वारा ये अपने पद को समाप्त कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 57 है, तो अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी संविधान राष्ट्रपति पद की कुल अवधि के संदर्भ में मौन है। संविधान जो है वह राष्ट्रपति की पद की कुल अवधि के संदर्भ में क्या है, तो मौन है। तो अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% से निश्चित की गई, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन 3 यानी 91वां यानी 91वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या अधिकतम संख्या में 15% निश्चित की गई है। देखिए जो 91वां संविधान संशोधन है वह आया था 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75 क में यह बात की गई है, अनुच्छेद 75 क में। अगला है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए, मतलब प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है राज्यसभा में, उसे हमें सही क्रम में करना है। तो देखिए हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वह होगा फर्स्ट, यानी पहले राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कम से अधिक की ओर बात की गई है। सही, कम से अधिक की ओर की बात की गई है इसमें। तो मतलब कम से अधिक की ओर जाते हैं तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश। और जब हम अधिक की अगर बात होती है कि मतलब सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में। तो इसमें कम से अधिक की ओर बात की गई है। देखिए जो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं वह 31 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश में,
और जो कर्नाटका है, कर्नाटका में 12 सदस्य, कर्नाटका में 12 सदस्य हैं। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 11 सदस्य और राजस्थान में 10 सदस्य हैं। राज्यसभा के सीटें हैं, राज्यसभा सीटें राजस्थान में 10 हैं, 10 सीटों से प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश से 11 है, कर्नाटका 12 और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश यानी 31 सीटों से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 3 यानी 109। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए जो धन संबंधी विशेष प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा में पेश नहीं होना, जो धन विधेयक है वह राज्यसभा में पेश नहीं होता है, लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पे पेश होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही वह लोकसभा में पेश होता है। उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा 14 दिन के अंदर कार्यवाही करे या ना करे उस पर लोकसभा अपने द्वारा पारित कर लेता है। और थर्ड है कि राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। और राज्यसभा जो है वह 14 दिन में नहीं लौटाए तो धन विधेयक को पारित माना जा सकता है लोकसभा द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वह पुष्टि कंठित करता है कि यह धन विधेयक है, यानी लोकसभा यह बतलाता है कि यह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बतलाता है। सही, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में दल बदल संबंधी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 यानी सदन के अध्यक्ष को। सदन के अध्यक्ष को भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। देखिए जो सदन के अध्यक्ष है उसमें दल बदल संबंधी जो अधिकार है निर्णय लेने का सदन के अध्यक्ष को, तो उसमें देखिए लोकसभा में अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में अधिकार है सभापति को, विधानसभा में अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष को, और विधान परिषद में अध्यक्ष जो इस निर्णय लेने का जो अधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा सभापति को, विधान परिषद सभापति को। चलिए सही होता है। अब हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी सदन के जो अध्यक्ष हैं वह दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं, उन्हीं को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन 4 यानी अनुच्छेद 200 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक के कार्य करता है और अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा की बात की गई है? तो वह होगा अनुच्छेद 4 हमारा सही होगा अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, तो इसमें से जो राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है वह हमें बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन 3 होगा सही इसमें कि बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण पर बात करना, निर्धारण या परामर्श करना, तो यह जो है वह राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। नहीं, हमें बतलाना है कि राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। ऑप्शन 3 सही होगा कि बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण पर जो विचार विमर्श करना है, परामर्श देना, वह नहीं है राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। 30 अप्रैल 2016 तक की बात पूछी गई थी कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? तो देखिए उस जो हमारा आंसर था ऑप्शन 4 सही होता है यानी 50 जो है वह न्यायाधीशों के स्वीकृत पद थे 30 अप्रैल 2016 तक के। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। भारत में जो स्थानीय शासन है उसके विषय में जो क्रम दिए गए हैं उसमें जो सही क्रम है उसे हमें पहचानना है। तो देखिए इसी हिसाब से जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए पहले होगा इसमें मुकामी बोर्ड, उसके बाद आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम,
देन आएगा हमारा थुंगन समिति और उसके बाद आएगा 73वां संविधान संशोधन। तो हमारा आंसर क्या सही होता है? ADCB। ADCB यानी ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाता है, ADCB। देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में जो स्थानीय शासन विषय है, तो स्थानीय शासन विषय की बात की गई है राज्य सूची में। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर इसमें जो और 50 क्वेश्चन बचे यानी 150 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और जो 50 क्वेश्चन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने RPSC फर्स्ट ग्रेड की फॉर्म को फिलअप किया है, आप उसकी एग्ज़ाम देने चाहते हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। और अगर आप TGT PGT की तैयारी भी कर रहे हैं या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा अलग नहीं है। जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का है, नेट JRF का या PGT प्रवक्ता का है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे ज़रूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के मध्य यह चैनल हमेशा बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।